सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने इंग्लिश लिटरेचर के सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो वीडियो रहेगी एक ओवरव्यू वीडियो रहेगी, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम हर सेक्शन के हर पॉइंट के अंदर। बट इस वीडियो के बाद आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर आपका क्या डिमांड करता है आपकी इंग्लिश लिटरेचर आंसर शीट पे। जो आपकी इंग्लिश लिटरेचर की आंसर शीट होगी उसमें क्या क्या पॉइंट्स एग्जामिनर चेक करता है, वो इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट के बारे में। अब ये जो CISE का ICSE का जो इंग्लिश लिटरेचर है ना, वो है कम्प्लीटली टेक्स्ट बेस्ड सब्जेक्ट। अब टेक्स्ट बेस्ड सब्जेक्ट का क्या मतलब है? मान लो आपने ड्रामा पढ़ा है, अब ड्रामा में कुछ आए हैं टेक्निकल वर्ड्स, जैसे मेलांकोलिक आया है। मेलांकोलिक एक शब्द है, तो उसका जो सिमिलर मीनिंग है सिनोनिम, जिसे हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। सिनोनिम्स है सैड या लोनली। अब टेक्स्ट बेस्ड सब्जेक्ट का क्या मतलब है? अगर वहाँ पे मेलांकोलिक लिखा गया है तो आपको मेलांकोलिक ही लिखना पड़ेगा अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। सैड और लोनली भी वर्ड जो है वो अपनी जगह पूरे वैलिड हैं। पर क्योंकि ICSE जो हमारा ICSE का इंग्लिश लिटरेचर का जो पैटर्न है वो गवर्न करता है टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम पे, तो आपको मेलांकोलिक ही लिखना पड़ेगा। अब जैसे कोई डिस्क्रिप्शन है किसी, जैसे आपके वो प्रोज में जैसी ओवंस वाली स्टोरी थी, उसमें डिस्क्रिप्शन दी थी उसने अपने ओपोनेंट के बारे में, तो वो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन अगर आपको क्वेश्चन में आती है तो वो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जो आपके टेक्स्ट में लिखी गई है, जो आपकी स्टोरी में डिफाइन किया गया है, वो आपको लिखनी पड़ेगी। एग्जैक्ट भी नहीं, आप बिल्कुल सिमिलर लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, पर जो वर्ड्स हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जो स्पेसिफिक हैं, तो स्टोरी के या पोएम के रिलेटेड या ड्रामा के रिलेटेड, जो यूनिक वर्ड्स हैं, जो सिर्फ उस स्टोरी में यूज़ किए गए हैं या उस सेक्शन में यूज़ किए गए हैं, वो आपको ज़रूर इंक्लूड करने हैं अपने सब्जेक्ट में। तो यही है हमारे कंप्लीट टेक्स्ट बेस्ड सब्जेक्ट का मतलब। आपको भी ये जनरल आइडिया लग ही गया होगा अब तक एग्जाम्स देते हुए, और आपके भी टीचर्स ने बताया होगा कि जो इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है उसमें एग्जामिनर सबसे पहले आपका टेक्स्ट ही चेक करता है कि आपने कितने टेक्स्ट रेफरेंसेस लिए हैं, कितने शब्द आपने यूज़ किए हैं जो स्टोरी और पोइम में ऑलरेडी लिखे हुए थे। हमारे भी एक टीचर ने एग्जांपल दी थी कि वो जब एग्जामिनर थे, जब वो बोर्ड के पेपर चेक करने गए थे, तो उसमें एक स्टूडेंट ने पूरे का पूरा पोइम का जो सेक्शन था वो लिख दिया था आंसर में। अब हमारे टीचर ने कहा था कि क्योंकि वो पूरा टेक्स्ट ही था, पूरे आपके, और वो आंसर भी मैच करता था और पूरा टेक्स्ट ही था जो पूरा पोइम से लिया गया था उस पोइम से, तो उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं थी मार्क्स डिडक्ट करने की। तो इसलिए टेक्स्ट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पर मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पूरा का पूरा टेक्स्ट उतार के ही उधर लिख दो। इंग्लिश लिटरेचर में जो इंग्लिश सेक्शन है वो भी, इंग्लिश जो वर्ड है वो भी आपकी तरफ से डिमांड करता है कि आप अपने तरफ से भी इनपुट डालोगे अपने लिटरेचर के पेपर में। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि टेक्स्ट भी यूज़ करने हैं और अपने तरफ से भी वर्ड्स बनाने हैं, अपने तरफ से भी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना के प्रेजेंट करना है। बेसिकली एज अ होल जो आपका आंसर होगा वो दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, आपके अच्छे सेंटेंसेस का और दूसरा टेक्स्ट का। तो हम आ जाते हैं पेपर पैटर्न डिस्कशन में। पेपर पैटर्न का भी आपको पता होगा, जनरली आपका सेक्शन ए है, जो सेक्शन है 10 मार्क्स का है, उसमें MCQs हैं। 10 MCQs हैं, 1 मार्क्स कैरी करते हैं हर क्वेश्चन। और उसके बाद सेक्शन बी ड्रामा का है, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको एक अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली प्रोज और पोइट्री में भी ऐसा ही है, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें एक एक अटेम्प्ट करना है अपने हर एक सेक्शन में। अब बात आ जाते हैं, हम इंडिविजुअली इस सेक्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। अब MCQs क्या है? अब MCQs को पढ़ते हुए मैंने जो देखा है, आपकी जो MCQs हैं वो है माइन्यूट डिटेल्स बेस्ड MCQs। मतलब जनरली जो आपके MCQs पूछे गए हैं वो जिस्ट बेस्ड या समरी बेस्ड नहीं है उस सेक्शन के। मान लो आपको 9 गोल्ड मेडल्स में से कुछ पूछा गया है, तो वो इन मोस्ट केसेस ऐसा नहीं है कि आपको अगर समरी पता है या जस्ट पता है पूरे पोइम का तो आप आंसर कर दोगे। आपको माइन्यूट डिटेल्स का पता होना चाहिए। तो ये जो MCQs का सेक्शन है आपके, ये माइन्यूट डिटेल्स पे वर्क करते हैं। जैसे इसमें भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड बेस्ट डिस्क्राइब अबू बेन एडम। तो ये आपको, जब आपने पूरी स्टोरी पढ़ी होगी, ये तो जस्ट बेस्ड हो गया, ये तो समरी बेस्ड हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाउ ओल्ड वॉज मार्गो व्हेन शी फर्स्ट अराइव्ड ऑन हिज डिस्टेंट प्लैनेट। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको माइन्यूट डिटेल्स बेस्ड है। अगर आपने पूरी स्टोरी पढ़ी होगी तभी आप ये आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो जनरली जो आपके MCQs का पैटर्न है वो है माइन्यूट डिटेल्स बेस्ड। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी आपके सिलेबस में स्टोरीज हैं वो तो आपने पढ़नी ही है। जो भी आपके सिलेबस में स्टोरीज हैं, पोइम्स हैं या ड्रामा भी है, वो आपको बहुत ही माइन्यूटली हर एक लाइन पढ़नी है, और आपको देखना है, आपको हर एक लाइन पढ़ के या हर एक पैराग्राफ पढ़ के आपको ये डिसाइड करना है, आपको खुद सोचना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कौन सी माइन्यूट डिटेल है जो इस पैराग्राफ में पूछी जा सकती है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप डिराइव कर पाओगे एक पैराग्राफ से, जब आप पूरी पोइम या स्टोरी पढ़ लोगे, उतने ज़्यादा आप एक्सीलेंट हो जाओगे MCQ आंसरिंग में। क्योंकि ये जो MCQs हैं ये है यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव हैं। ये इन MCQs में क्या है, अगर आपको आंसर आता है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे दूसरे केसेस में क्या होता है, सब्जेक्टिव में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ
रिलेटेड सा लिख दो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, पर एमसीक्यूज में ऐसा नहीं है, आपको एग्जैक्ट आंसर देना पड़ेगा। और ये एमसीक्यू वाला भी ऐसा सेक्शन है जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपको पूरी नॉलेज है अपने सिलेबस की, आपने पूरा पूरा पढ़ा है, तभी आप यही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और इजीली 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस सेक्शन में। तो जो सेक्शन ए रहेगा वो आपका मोस्ट स्कोरिंग एरिया रहेगा आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का। अब बात कर लेते हैं हम आगे ड्रामा और ट्रेजर ट्रोव के बारे में। जो ड्रामा प्रोज या आपकी पोइट्री है उसमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कम्प्लीटली टेक्स्ट बेस्ड है। आप जितने ज़्यादा रेफरेंसेस दोगे, जितने ज़्यादा टेक्स्ट रेफरेंसेस दोगे और जितने ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने आंसर्स बनाओगे, जिसमें मिक्सचर होगा आपकी इंग्लिश का भी, आपकी वोकेबलरी का भी, और साथ में जो टेक्स्ट रेफरेंसेस दिए हैं उसका ही। इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है जो मैं बार बार भी बोलूँगा कि एज अ मिक्सचर एक पूरा ही परफेक्ट आंसर बनाना है आपने, जिसमें आपकी भी इंग्लिश हो और साथ में जो यूनिक वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिक हैं सिर्फ उस पोइम या स्टोरी के, वही आपने इंक्लूड करने हैं अपने आंसर्स में। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें हमने यही बात कर ली थी, ड्रामा और ट्रेजर ट्रोव के बारे में बात कर ली कि टेक्निकल वर्ड्स में ज़्यादा सिग्निफिकेंस दी जाएगी। और इसके अब जो आपके सेक्शन बी से सेक्शन डी का जो सेक्शन है उसमें आंसरिंग कैसे चेक करी जाती है, एग्जामिनर क्या क्या चीज़ चेक करता है आपके आंसर्स में। तो सबसे पहली बात होती है टास्क फुलफिलमेंट। टास्क फुलफिलमेंट के साथ एक और पॉइंट मैं लेना चाहूँगा, प्रिसाइज आंसरिंग। अब टास्क फुलफिलमेंट और प्रिसाइज आंसरिंग का मतलब क्या है। अब जैसे यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन 4 है, तो क्वेश्चन 4 में आपके जैसे ओवंस वाली स्टोरी से लिया गया है। अब इसमें ये आपको ऊपर एक पैराग्राफ दे दिया गया है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हेन एंड वेयर इज दिस नैरेटिव सेट। आपने बताना ये जो पैराग्राफ है ऊपर जो बात हुई है वो कब और कहाँ हुई है। तो अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे हमने बात करनी है टास्क फुलफिलमेंट और प्रिसाइज आंसरिंग के बारे में। टास्क फुलफिलमेंट क्या कहता है, टास्क फुलफिलमेंट में आप दो चीज़ें देख रहे हो, व्हेन एंड वेयर, और आप साथ में मार्क्स भी देख रहे हो। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका वेन जो है वो 1 मार्क्स कैरी करता है और वेयर वाला भी 1 मार्क्स कैरी करता है। इंग्लिश लिटरेचर आंसरिंग में आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपको टास्क पूछे गए हैं वो आपने प्रिसाइजली आंसर करने हैं। वेन पूछा गया है तो एग्जैक्ट बताना है कब हुआ था ये बात, कब हुई थी, इसके बाद, और उससे किस चीज़ के बाद हुई थी ये बात और किस चीज़ के पहले हुई थी। प्रिसाइजली बताना है कि कब ये बात शुरू हुई थी, कब ये बात की गई थी। वेयर में आपने क्या बताना है, वेयर में भी आपने प्रिसाइजली बताना है कि कहाँ पर ये बात की गई थी, ये प्लॉट जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पर सेटअप है। इंग्लिश लिटरेचर में यही आपका देखा जाता है कि आपने टेक्स्ट को कितना ज़्यादा फॉलो किया है, आपके दिमाग में कितनी ज़्यादा वो स्टोरी बैठ गई है, कितनी अच्छी तरह से वो स्टोरी बैठ गई है कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आप प्रिसाइज आंसरिंग कर पाओ। आपका यही चीज़ देखी जाती है इंग्लिश लिटरेचर के आंसरिंग में। तो हमने जान लिया टास्क फुलफिलमेंट और प्रिसाइज आंसरिंग के बारे में। इसके बाद आ जाता है मार्क्स फुलफिलमेंट। यहाँ पे भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन विच इवेंट हैड ओवंस बीन कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग अ गोल्ड मेडल एंड वाई। अब इसमें आप दो सेक्शंस देख रहे हैं, इन विच इवेंट हैड ओवंस बीन कॉन्फिडेंट। अब इन विच इवेंट मतलब एक प्रिसाइज आंसर, तो वो 1 मार्क्स कैरी कर रहा है, और वाई, वाई है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आपने वाई वाला आंसर अपने जब आप अब जब आप बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होंगे, अगर ऐसा कोई सिमिलर क्वेश्चन आता है तो आपने देखना है जो वाई वाला आंसर है, आपने वाई का आंसर लिखते हुए सोचना है कि जो मैंने अभी मन में रखा है अपने, वो क्या 2 मार्क्स डिजर्व करता है। अगर करता है तो आप डेफिनेटली लिखिए, अगर नहीं करता है तो सोचिए कि वाई में और क्या क्या पॉइंट्स थे जो मैं मिस कर रहा हूँ अपने आंसर में, और उन्हीं को आपने इम्प्रूव करके प्रोजेक्ट करना है अपने आंसर्स में। इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बार बार टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए। आपको ड्रामा जो भी आपके एक्ट्स हैं उसे बार बार पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट आपने 5 टाइम्स तो हर एक चीज़ पढ़ी होनी चाहिए। 5 टाइम्स आपने अपना ड्रामा पढ़ा होना चाहिए, 5 टाइम्स पोइट्री और प्रोज, ये सारी जो स्टोरीज हैं वो एटलीस्ट स्टोरीज पोइम्स जो भी हैं आपने एटलीस्ट 5 टाइम्स वो पढ़ी होनी चाहिए, तभी आपके माइंड में वो बैठ गए होंगे। वो शब्द जो हम टेक्निकल वर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, तभी आपके दिमाग में वो शब्द बैठ जाएंगे। वो जब आप 5-6 बार पढ़ लोगे वो स्टोरी को तो वो वर्ड्स फिक्स्ड हो जाएंगे आपके दिमाग में। अब जब भी आप कोई आंसर लिख रहे होंगे तो वो वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप प्रोजेक्ट कर दोगे अपने आंसर्स में। तो हमने मार्क्स फुलफिलमेंट, टास्क फुलफिलमेंट और प्रिसाइज आंसरिंग के बारे में बात कर ली है। इसके बाद आती है वोकैबलरी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जो आपका इंग्लिश लिटरेचर का आंसर होता है उसमें दो चीज़ होती है, एक तो टेक्स्ट रेफरेंसेस और एक होती है आपकी अपनी इंग्लिश। अब ये भी चीज़ है जो एग्जामिनर चेक करते हैं कि इसने पूरा ही टेक्स्ट से तो नहीं उतारा है, फिर तो इसके, अगर आपने पूरा ही टेक्स्ट से उतारा है फिर तो आपकी कोई कंट्रीब्यूशन रही नहीं पेपर में, फिर तो आप जो वहाँ पे लिखा है और वही आप एग्जैक्टली आंसर पेपर में लिख रहे हो। तो वो चीज़ भी चेक करी जाती है कि आप अपनी तरफ से कितना इनपुट कर रहे हो, आप कितनी अच्छी वोकैबलरी डाल रहे हो अपने क्वेश्चन अपने आंसर्स में। वो चीज़ भी वो चीज़ भी इक्वली देखी जाती है टेक्स्ट रेफरेंसेस के साथ साथ।
इसके बाद हम अदर चेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अदर चेक्स में आपके टेक्स्ट रेफरेंसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत बार इस वीडियो में ये बात कर ली है कि टेक्स्ट रेफरेंसेस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेजिबिलिटी चेक की जाती है। लेजिबिलिटी मतलब आपके एग्जामिनर को पता लग रहा है कि आपने क्या लिखा है कि नहीं। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, आपने जितना मर्जी अच्छा आंसर लिखा होगा, आपको वो उतने मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर जितना आप डिजर्व करते हो, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है। उसके बाद क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लैरिटी कैसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आंसर्स में क्लियर रहें। अब यहाँ पे वेन एंड वेयर पूछा है, मान लो आपको वेन एंड वेयर आता नहीं है, आपको वेयर नहीं आता है, तो आप घुमा रहे हो, वाई वाई आंसर दे रहे हो या हाउ आंसर दे रहे हो, तो आपने ये चीज़ नहीं करनी है। वेयर अगर आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा सोचो और उसके बिल्कुल सिमिलर सा वेयर आंसर आप डाल सकते हो। ये नहीं कि वेयर पूछा है और आप हाउ का आंसर दे रहे हो। क्लैरिटी आपकी बहुत ज़्यादा चेक होती है। अगर आपके एग्जामिनर को लग रहा है कि ये क्लियर नहीं है आंसर्स में, तो वो आपके अगले आंसर्स में भी एक प्री कंसीव नोशन बना लेगा कि हाँ, ये तो क्लियर आंसर्स लिखता ही नहीं है। तो आपको क्लैरिटी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अपने आंसर्स में कितने ज़्यादा क्लियर हैं और क्लियर रहते हुए सारे टास्क अचीव कर रहे हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। बस यही चीज़ आपकी देखी जाती है आपके ओवरऑल इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में। तो यार, यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस, ताकि उन्हें भी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में एज अ होल सब्जेक्ट अच्छी तरह से पता लग सके, कैसे वो और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं अपना स्कोर। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट येट। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। एंड करते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता, तो हमारी एक आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज की भी प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कैसे आप इंडिविजुअली हर ऐसे सेक्शन में, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव हो, पिक्चर कॉम्पोजिशन हो, चाहे फॉर्मल राइटिंग हो, इनफॉर्मल राइटिंग हो, चाहे नोटिस ईमेल हो, तो उसके रिलेटेड इंडिविजुअली वीडियोज़ बनाई गई है कि आप कैसे हर एक पार्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वो ये रिलेटेड वीडियोज़ आपकी आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट है, सब में इंक्लूड कर दी गई हैं। तो अगर आपको तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आप वो वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हो। उनका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आई बटन में भी आपको विजिबल हो जाएगा। We will meet you soon on another video. So till then, stay happy, stay fit. Jai Hind, Vande Mataram.